Namaskar and warm welcome from Exectise team. मैं हूं देवम and today we're gonna start our next session of current affairs. आज का जो सेशन है वो 1st of December से लेके 7th of December का है 2022. आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं. टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है. आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 पॉलिटी से पीएमएलए अमेंडमेंट्स को. तो उसके बाद जीएस पेपर 2 पॉलिटी से अगेन एंड जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट भी इसमें शामिल होगा. सुप्रीम कोर्ट्स आइडिया ऑन प्रोजेक्ट गिब यानी जीआईबी गिब अभी क्या है इसमें हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. फिर हम थर्ड नंबर पर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स से आरबीआई अनवील्स 4 tiered रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है. तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है. फोर्थ नंबर पर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स से आरबीआई लॉन्चेस रिटेल सीबीडीसी. अभी क्या है ये भी हम पढ़ेंगे जानेंगे. फिफ्थ नंबर पे जीएस पेपर 2 पॉलिटी से सेंटर अप्रूव्स पद्मा यानी पीएडीएमए एज सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी. सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दिया है, ठीक है, समझ रहे हो आप. तो इसको भी जानेंगे. सिक्स नंबर पे हम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से व्हाट इज चैट जीपीटी. आई एम श्योर आपको ये वाले करंट अफेयर मजा आएगा. चैट जीपीटी आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी चलाया होगा, यूज किया होगा, इसलिए ये इतना टफ नहीं पड़ेगा, काफी आसान रहेगा. मुझे लगता है अभी तक का सबसे आसान रहेगा करंट ये. और सेवेंथ नंबर यानी हमारा लास्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट टू सेट अप दिव्यांग डिपार्टमेंट. ये हमारे आज के करंट अफेयर्स हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. तो सबसे पहले पीएमएलए अमेंडमेंट्स, ठीक है. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में चेंजेस किए हैं, ठीक है. तो क्या चेंजेस किए हैं, ये क्या है, लेट्स. हाल ही के अमेंडमेंट में केंद्रीय सरकार ने 15 सरकारी बॉडीज को कहा है कि उन्हें अपनी सारी जानकारी है ना, अपनी जो जितनी भी उनकी डिटेल्स हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को शेयर करनी होगी, इनसे शेयर करनी होगी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए, ठीक है. The list was amended in accordance with section 66 of the PMLA. ठीक है, आ रही है बात समझ में, सिंपल है. अब देखो, सुनो एंड साथ में पढ़ो कौन कौन सी एजेंसीज इंक्लूडेड है इस लिस्ट में. तो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसएफआईओ, स्टेट पुलिस भी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईएम, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, डीआईए जिसको बोलते हैं, लिखा नहीं है, ठीक है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ, ठीक है. इसके अलावा 3 और है यहाँ पर, मिलिट्री इंटेलिजेंस, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और कंपटीशन कमीशन इंडिया, ठीक है. ये देखो अंडर सेक्शन 66 ऑफ एक्ट है ना, 15 एंटिटीज, ठीक है, आर बाउंड टू डिस्क्लोज एंड शेयर केस इंफॉर्मेशन टू ईडी, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, इफ द इन्वेस्टिगेशन फॉल्स अंडर इस जुरिस्डिक्शन, ठीक है. द इंफॉर्मेशन शेयर्ड कैन बी यूज्ड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि आपका ईडी टू फाइल अ केस अंडर पीएमएलए व्हेन इट डीम्स फिट, ठीक है. कोई समस्या, कोई इशू? चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये पीएमएलए है क्या, ठीक है, व्हाट इज पीएमएलए. तो सबसे पहली बात, ये एक क्रिमिनल लॉ है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया है या उससे रिलेटेड, ठीक है. अब अगर जुलाई 1 2005 में क्या हुआ था, देखो जुलाई 1 2005 में ये फोर्स में आया, ठीक है, यानी ये लॉ, और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को इसमें डायरेक्ट पावर दिए गए हैं, है ना, इसका मतलब है डायरेक्ट पावर इस चीज का, ठीक है.
अभी जानने के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसको मैं को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, है ना, मोटा मोटा बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट पावर्स दिए गए हैं अंडर पीएमएलए फॉर इन्वेस्टिंग, सर्चिंग, जो भी ईडी के काम रहते हैं, है ना, उसके लिए। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए इसे इनेक्ट किया गया था। यहाँ कुछ डिटेल है, कब क्या हुआ आप पॉज करके इन सबको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मतलब ये सिर्फ डेटा है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस कई बार बताया डेटा होता है, तो ये डेटा है, इसमें समझाने योग्य टाइप कुछ नहीं है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर ऑफ द डे, सुप्रीम कोर्ट्स आइडिया ऑन प्रोजेक्ट गिब। अब ये गिब क्या है, व्हाट इज दिस GIB गिब? ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं कि क्या है। द सुप्रीम कोर्ट्स सॉट सेंटर से रिव्यू ऑन आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिब। ठीक है, ये ठीक है, टू सेव एंडेंजर्ड बर्ड, एंडेंजर्ड यानी ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या सलाह दी, क्या क्या स्टेप्स उठाए, लिखिए जान लेते हैं, सिंपल समझ आ रहा है। नाउ सुप्रीम कोर्ट्स एफर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट के एफर्ट्स को जान लेते हैं, है ना, टू सेव गिब्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई, उन्हें जिम्मेदारी दी कि वो अपडेटेड स्टेटस दें टू सेफगार्ड गिब। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये खंबे वाली इलेक्ट्रिक तारों को अंडरग्राउंड करवाने के लिए कहा है। ठीक है, खंबे वाले तार यानी कि जो ये रहते हैं ना हाई वोल्टेज जो तार सड़कों पे आपको मिल जाते हैं ऊपर काफी जो रहते हैं, उनकी बात हो रही है। तो उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है, इनकी लाइफ पे काफी इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज से। ठीक है, तो उस चीज को अंडरग्राउंड, वैसे भी डेवलप्ड कंट्रीज में ये जो तार वगैरह ये अंडरग्राउंड होते हैं, है ना, ये हमको पता है, देखा है। तो 2 तरीके से होते हैं, एक ऊपर, एक जो खंबे हैं उन पे, और एक अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड थोड़ा सेफ माना जाता है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, है ना, एपेक्स कोर्ट मतलब सर्वाधिक जो सबसे ऊपर रहता है ना, देखो सुप्रीम कोर्ट ने यानी एपेक्स कोर्ट ने आपके राज्य सरकारों को यानी गुजरात और राजस्थान की सरकारों को आदेश दिया है कि बर्ड, है ना, डेविएटर्स को लगाने के लिए, है ना, डिविएटर्स को, बर्ड डिविएटर्स या फिर डाइवर्टर्स, है ना, जो मतलब कि एक तरीके से रिफ्लेक्टर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो कि पावर केबल्स पे लगाए जाएंगे, और वो भी प्रायोरिटी एरियाज में, ऐसा नहीं हर जगह पर, जहाँ पर अधिकांश ये बर्ड की है जनसंख्या, जो संख्या जहाँ पर इन बर्ड्स की, उन एरियाज में। ठीक है, नाउ ये प्रजाति बर्ड की, है ना, ये जो प्रजाति है बर्ड की इंडिया से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, आगे बहुत खास ध्यान न दिया गया तो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लार्ज स्पीशीज गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है ना, ज्यादातर, है ना, ज्यादातर, सिर्फ वहां पाई जाती नहीं, ज्यादातर कह रहा हूं। फीचर्स की बात की जाए, है ना, फीचर्स की बात की जाए तो ये टेरेस्ट्रियल बर्ड होती हैं, यानी जमीन पर चलने वाले, काफी कम उड़ने वाले, ऑस्ट्रिच टाइप के जो नहीं होते, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, है ना। और देखा जाए तो थ्रेड्स क्या है इस ड्यू के लिए, आगे हम ये देख लेते हैं, है ना। ये इसमें तो फिलहाल यही सब लिखा हुआ है, कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या उनका फिजिकल एट्रीब्यूट है, फीचर्स क्या है, वो तो मैंने आपको मोटा मोटा बता ही दिया। अब अगर थ्रेड्स देखा जाए इसके, तो थ्रेड्स क्या है इस जीव के, तो सबसे बड़ा रीजन है ये ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस, वही, है ना, ऐसे खंबे जो रहते हैं आपके सड़कों पर, उनके यहाँ पर ऐसे तार जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर फिर तार आते हैं, ऐसे ये वाले तार की बात। तो सबसे बड़ा रीजन है ये ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइंस, यानी आपके खंबे वाले तार। हंटिंग भी वन ऑफ रीजन है, लेकिन देखो हंटिंग है लेकिन उस वो इतना इतना बड़ा रीजन नहीं, बट वन ऑफ रीजन एंड वो गलत है जिसको कंसिडर किया है। प्रोटेक्शन की बात की जाए, है ना, यहाँ पर प्रोटेक्शन स्टेटस है, प्रोटेक्शन की बात की जाए तो इस बर्ड को हाईली एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्थिति में बताया गया है, यानी खत्म होने की कगार पर बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, है ना, कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के
ये चीज कही है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड करंट अफेयर पे, ठीक है। RBI unveils four-tiered regulatory framework for urban cooperative banks. The Reserve Bank of India (RBI) recently announced a four-tiered regulatory framework for categorization of urban cooperative banks. तो आइए इसे जान लेते हैं, क्या है ये, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखो, नीड फॉर न्यू फ्रेमवर्क। अब भैया क्या जरूरत आन पड़ी, जरूरत क्या है नए फ्रेमवर्क की? तो ये न्यू 48 फ्रेमवर्क है, इसे अनाउंस किया गया था टू इंश्योर द इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर विच इज हेट्रोजेनस इन नेचर। क्या है? हेट्रोजेनस इन नेचर। जरूरत इसलिए भी थी बिकॉज इट नीडेड टू बैलेंस द स्पिरिट ऑफ mutuality and cooperation more prevalent banks of smaller size, यानी छोटे बैंक्स जो होते हैं ना उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में म्यूचुअल थोड़ा सा अच्छा रहे, ये जान लो। आगे ये लिखा है यहाँ पर, और थोड़ा सा आप खुद से स्वयं से पढ़ोगे यही पता चलेगा। देखो, फोर टीयर्ड फ्रेमवर्क है क्या, ठीक है। तो देखो, टीयर 1 में 100 करोड़ तक वालों को इंक्लूड किया है, ठीक है। टीयर 2 में 100 करोड़ से 1000 करोड़ वालों को। टीयर 3 में वो सारे बैंक्स जिनके पास 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ डिपॉजिट हैं अपने पास, उनको इंक्लूड किया है। और टीयर 4 की अगर भी बात की जाए तो टीयर 4 में वो इंक्लूड होंगे जिनके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट ऑलरेडी हैं। ओके, नाउ नेटवर्थ एंड कैपिटल एडिक्वेसी की बात की जाए तो आरबीआई आल्सो हैज कम आउट विद नॉर्म्स pertaining to net worth and capital adequacy of these banks, ठीक है। टीयर 1 यूसीबी is operating in a single district, है ना, single should have minimum net worth of 2 crore which is very minimal, okay. For all other UCBs in tier 1 to 3 tier, the minimum net worth should be 5 crore. The UCBs which currently do not meet revised minimum net worth requirement will have to achieve the minimum net worth of 2 crore or 5 crore as applicable in phased manner. Okay, simple है। ये डेटा है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, which is good for if like question come in your mains, with this data is useful for you, and that's why I'm not explaining it in depth. Okay, minimum capital to take risk की अगर बात करूँ मैं आपसे, तो the central bank also prescribed minimum capital to risk weight assets ratio required for UCBs. Tier 1 UCBs have to maintain a minimum capital to risk weighted assets ratio 9% of risk weighted assets on an ongoing basis, है ना। Tier 2 to 4 UCBs have to maintain a minimum capital risk weighted assets of 12% of RWAs on an ongoing basis, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ऑनगोइंग बेसिस ही बोला जाएगा, ये तो समझने वाली बात थी, लिखने की क्या ही आवश्यकता है इसको। मूविंग ऑन, आवर फोर्थ करंट अफेयर ऑफ द डे, है ना। अब रिटेल सीबीडीसी, ये काइंड ऑफ ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी है इंडिया की, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, और है ना, काइंड ऑफ ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी है। तो आइए इसको समझ लेते हैं, इसको जान लेते हैं, ठीक है। एक पायलट प्रोजेक्ट है, आपको पहले बता दूं। तो इस पायलट प्रोजेक्ट को जान लेते हैं। शुरू में 4 सिटीज को कवर किया जाएगा इस पायलट प्रोजेक्ट में, जो है मुंबई, है ना, आपका मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, है ना, जहां ई रुपए लोग यूज कर पाएंगे, ठीक है। आगे और भी सिटीज और भी सिटीज में इसे एक्सपेंड करेंगे, जैसे अहमदाबाद, है ना, आपका अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला, ठीक है। 4 दूसरी बैंक्स की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक विल बी इन पायलट या पायलट लॉन्च, ठीक है। नाउ
ई रुपए यानी क्या भैया? ई रुपए क्या? हर बार हम सुनते हैं ई रुपए ई रुपए, तो ई रुपए यानी क्या? तो देखिए, डिजिटल रुपी, मेरी बात ध्यान से सुनना, डिजिटल रुपी जो है, डिजिटल करेंसी है, लॉन्च करी गई है आरबीआई के द्वारा। ये आम करेंसी की तरह उपयोग होगी, बट डिजिटली, आपके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो चीज है उनके द्वारा। ये आम करेंसी की तरह उपयोग होगी बट डिजिटली, जैसा मैंने आपको बताया। इसे दो ग्रुप में डाला गया है, जनरल यूज के लिए और होलसेल यूज के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दो कैटेगरी में, जनरल पर्पस और होलसेल। चलो इनको भी जान लेते हैं भाई। जनरल तो समझ आ रहा है ना, जिसे रिटेल ई रूपी भी बोलते हैं, और होलसेल तो क्या है ये, चलो इसको जान लेते हैं। तो जनरल या रिटेल ई रूपी की बात की जाए तो ये और सेफ होगा, है ना, हम जैसे लोगों के लिए जो जनरल यूज करेंगे, है ना। होलसेल की बात करी जाए तो बड़े स्तर पर इसे यूज किया जा सकता है, जैसे इंटर बैंक मार्केट, है ना, ये, है ना, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना आपका। तो उन उस लेवल की बात हो रही है, वहां पर इसका यूज हो सकता है। ये होलसेल वाली चीज होगी। नाउ our fifth current affair of the day: center approves Padma as self regulatory body। देखो, हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन यानी पद्मा को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनने के लिए अप्रूव कर दिया है। ठीक है, चलो इसको जान लेते हैं। नाउ व्हाट इज दिस पद्मा? पद्मा है क्या? वैसे तो फुल फॉर्म आपने जान लिया है, लेकिन देखो, ये करंट मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। मैं आपको एक अलग जानकारी दे रहा हूँ भैया, ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तो मेरे साथ रीड करिए, सिंपल है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है। तो देखो, पद्मा क्या है? तो द ऑर्गेनाइजेशन विथ 47 डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स ऑन बोर्ड is responsible for looking into grievances related to digital media news content on its member publishers platform. It will be involved in the redressal of grievances pertaining to the code of ethics under the rule of 12 of the information technology under, sorry, intermediary guidelines and digital media ethics code rules 2021। ओके, डेटा है ये, पूरा का पूरा ही डेटा है, मेंस के लिए ज्यादा है। मैं आपका अभी प्रीलिम्स आने वाला है, इसलिए मेंस पे ज्यादा फोकस करवाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आ गया है तो देख लो। This organization या कहूँ the organization must ensure that member publishers have agreed to adhere to the provisions of rules the furnishing of information requires under Rule 18। देखो, the ministry has approved 9 self-regulatory bodies since May 21 under Rule 12 of Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2021। अब ये क्या इंक्लूड और करता है? तो दे इंक्लूड डीजीपब यानी DIGIPUB, न्यूज इंडिया फाउंडेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑनलाइन मीडिया इंडिया, एंड NBF प्रोफेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी अमंग अदर्स। ओके, नाउ आपका आ गया आज का फेवरेट जो करंट अफेयर है, जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट के समय ही जान लिया था, सुन लिया था कि अरे यार चैट जीपीटी को पढ़ेंगे, ये भी हमारे यूपीएससी का हिस्सा है। देखो, बिल्कुल है, करंट अफेयर, वो करंट अफेयर जो इम्पैक्ट करता है ना, करंट अफेयर नहीं, सॉरी, वो कोई भी चीज जो इम्पैक्ट कर रही है वर्ल्ड वाइड या एक लार्ज स्केल ऑफ ग्रुप में, वो करंट अफेयर तो पढ़ना ही होता है, वही तो करंट अफेयर है ना। आपके घर में, मेरे घर में क्या चल रहा है, ये तो यूपीएससी पूछे ही नहीं है आपसे। तो चैट जीपीटी अभी बहुत एक हॉट टॉपिक है ना। तो जहां तक है, आप में से कई लोग, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन आप जानते ही होंगे, है ना, कि ये चैट जीपीटी है क्या। इवन आप में से कुछ ने तो इसे यूज भी कर लिया होगा। खैर, फिर भी ये मेरा काम है आपको बताना, एंड आपका काम है पॉपकॉर्न खाते हुए आराम से इस बात को सुनना, इस करंट अफेयर को सुनना कि आखिर ये चैट जीपीटी है क्या, थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज चैट जीपीटी?
आई एम आस्किंग यू, चैट जीपीटी है क्या? अभी पढ़ो मत, ऐसे ही सोचो, खुद से जवाब दो। तो देखो, जहां तक है आप में से देखो, कई लोगों ने इसको यूज किया ही होगा। तो ये एक चैट बॉक्स की तरह है, जैसे व्हाट्सएप पर चैट करते हुए जो यूआई होता है, यूजर इंटरफेस, उस टाइप से है ना। आपने चैट जीपीटी चलाया होगा तो आता है ना ऐसे ही, कि आप किसी से चैट कर रहे हो जैसे, है ना। तो उसकी तरह है। जो देखो, चैट जीपीटी जो है वो एक एआई बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ना, ऑन द कंपनीज जीपीटी 3.5 सीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग मॉडल। ठीक है, ये इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3। ये एक तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखना, इट इज अ काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, चैट जीपीटी चूंकि एआई है, तो ग्रेजुअली ये आपके सर्चेस को देखकर समझकर आपको अकॉर्डिंगली इजी वे में रिप्लाई करने लगेगा। ह्यूमन फीडबैक टेक्नोलॉजी है इसमें। चैट जीपीटी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, आंसरिंग सर्विस क्वेरीज एक्सेट्रा, विच इज रियली हेल्पफुल, है ना, विच इज रियली हेल्पफुल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट में अच्छे से समझा दिया है ना। इसकी लिमिटेशंस तो होंगी ही, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। तो देखो, ये गूगल नहीं है, पहली बात तो। इसके जवाब हर बार सही हो ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। हाल ही में मैं आपको एक चीज और बता दूं, यूपीएससी का पेपर सॉल्व करवाया गया था चैट जीपीटी जी से, है ना। आप लोग जो बहुत कॉन्फिडेंस हो ना, चैट जीपीटी पे अपना बड़ा कॉन्फिडेंस रखते हो कि नहीं यार बड़ा सही जवाब देता है, तो आपको जान के बड़ा शौक लगने वाला है, क्योंकि चैट जीपीटी भी यूपीएससी का पेपर फेल कर गए थे महाराज। सोचिए आप, चैट जीपीटी भी नहीं निकाल पाया, एआई भी नहीं निकाल पाया, इतना टफ आता है यूपीएससी का। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ इससे। तो ये हाल है इनके, बट वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं निकाल पाया, उसके पीछे के कई सारे रीजंस हैं, है ना। तो देखो, ये गूगल तो है नहीं, है ना। ये हर बार जरूरी नहीं है कि आपको सही जवाब दे। ये एआई है जो अपनी गलतियों को ग्रेजुअली सुधारता भी है। इस चैट जीपीटी की नॉलेज 2021 के पहले तक ही सीमित है। यानी अगर मैं इसे आतिक अहमद की हत्या या डॉक्टर सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू के बारे में पूछूं, है ना, अभी डॉक्टर सत्य इन्होंने मलिक जी ने जो इंटरव्यू दिया है उसके बारे में पूछूंगा, तो ये नहीं बता पाएगा। या कोई भी अभी हाल ही में कोई घटना घटी उसके बारे में पूछूंगा तो ये नहीं बता पाएगा, है ना। जैसे ट्रम्प को अभी जेल होने वाली है या जेल हो गई है, ये वाली जो भी घटना है, ये सब कुछ भी पूछूंगा तो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2021 के पहले तक ही इसके पास जानकारी है। ठीक है, इसका आंसर हाल फिलहाल काफी जनरल होगा, है ना, काफी जनरल होंगे, ना कि गूगल असिस्टेंट, अमेजोन एलेक्सा या एप्पल सीरी की तरह इंटरेक्टिव या फोकस्ड आंसर, है ना। इसकी तरह इनके आंसर नहीं होगा, अभी काफी जनरल होगा। ये बिल्कुल शुरुआती फेज है, अभी बना ही है, बच्चा है बिल्कुल अभी, है ना, बट फिर भी काफी काम का है। नाउ मूविंग ऑन, आर सेवेंथ करंट अफेयर ऑफ द डे, और वी कैन सी द लास्ट करंट अफेयर ऑफ द डे। दिव्यांग डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र की सरकार ने दिव्यांग यानी डिसेबल लोगों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है ना। ये करंट अफेयर भी जरूरी है क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, चलो इसको भी जान लेते हैं। इसकी अनाउंसमेंट इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्संस के दिन की गई। ना सिर्फ प्रोफेशनली बट एजुकेशनली भी इसे सेटअप किया गया है। सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए नहीं, बल्कि मेंटली डिसेबल्ड लोगों के लिए भी। ठीक है, ये दिव्यांगों के वेलफेयर के लिए है, एंड कोई आवश्यक स्कीम सरकार लाए इसे लोगों के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए तो वो इन तक पहुंचे उसका भी ख्याल ये डिपार्टमेंट रखेगा। ठीक है, पहले सभी कंप्लेंट्स, सर इश्यूज, इन ये सारे इश्यूज इन लोगों की यानी डिसेबल्ड लोगों की जुरिस्डिक्शन ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अधीन आती थी, जो कि हेड करते थे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है,
All sections looking into concerns of differently abled people under social justice and special assistant department will be clubbed together to form the दिव्यांग डिपार्टमेंट. यानी कि ये सब चीजों को क्लब कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा एक सिंगल डिपार्टमेंट बनाने के लिए, जो कि दिव्यांग डिपार्टमेंट होगा. All schemes implemented for divyangs will be brought under one roof. जितनी भी स्कीम्स रहेंगी वो एक रूफ के, एक ही डिपार्टमेंट के अंडर आ जाएगी. पहले है ना, अर्लियर दे आर रूटेड थ्रू द सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो हमने अभी ये यहाँ पर देखा, ठीक है, पढ़ा जाना, उसके अंतर्गत आती थी. लेकिन अब किसके अंडर आएगी? तो डिपार्टमेंट इसके अंदर आएगी, जो कि दिव्यांगों का डिपार्टमेंट बना है इसके अंदर. So this was our today's current affair. I hope you liked it. I hope आपने कुछ नया और अच्छा जाना होगा. And I hope अगर आपको कोई भी डाउट, कठिनाई आएगी तो आप मुझसे निसंकोच पूछेंगे. So all the very best for your prelims. It's coming very soon. Till then, till the next video. इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पुराने वीडियो को भी ध्यान से देखिए, इन्हें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ठीक है, मेहनत लगती है, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं, हमारे कंटेंट डेवलपर्स मेहनत कर रहे हैं, वीडियो एडिटर्स मेहनत कर रहे हैं, मैं, हमारी फैकल्टीज, सब आपके लिए, बिना किसी स्वार्थ के. देखिए कोई स्वार्थ नहीं है, कोई इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं. तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसे शेयर करना है जितना हो सके. ये आपके देवम सर की और एग्जैक्ट आइज की तरफ से एक रिक्वेस्ट है. और अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा अगर आपको अच्छा लग रहे हैं वीडियोस, आपको जान रहे हैं, थोड़ा भी जान रहे हैं, 1% भी आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें. Till then, till the next video, all the very best. Keep studying, keep watching our videos, and